बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच के सफ़र के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम निकाला। मैडम, महंगाई बहुत ज़्यादा है और हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप लोग क्यों ये सोचते हैं कि जी हुकूमत महंगाई कर रही है या हुकूमत चाहती है कि महंगाई हो और लोग परेशान हो। आपको पता है कि मतलब अब मैं ये वाली बात करूंगी तो बहुत पुरानी बात हो जाती है, लेकिन बहरहाल हमें पिछली मईशत को भी देखना पड़ेगा और कोविड के बाद जो सिचुएशन है उसको भी देखना पड़ेगा। वो पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में हो रही है। आपको पता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी चीज खुद से तो नहीं आ जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। चाहे वो आप दरामद करें या बरामद करें, उसमें जरूर पेट्रोल खर्च हो रहा होगा और पेट्रोल लग रहा होगा और उसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई होती है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान में वो ये है कि मिडिलमैन, एक चीज जो कारखाने में तैयार हो रही है, खेत से आ रही है 10 रुपए की, वो आप तक और मुझ तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाएगी। फिर वही आप देखेंगे कि डिफेंस में वो चीज 120 की है। जरा सा पीछे चले जाएं, मलीर में चले जाएंगे, उससे और पीछे चले जाएं तो वो आपको 80 में 70 में इस तरह मिल जाएगी बहुत आसानी से। इसका तो एक्चुअली मैंने बहुत तजुर्बा किया हुआ है कि सोराब कोर्ट से मैंने चीजें ली, वो इतनी सस्ती थी कि इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इतनी सस्ती भी चीजें मिल सकती हैं। यहाँ पे आओ, डिफेंस में आओ तो वो चीज 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए इस तरह। तो ये मिडिल मैन को भी बहुत शदीद तरीके से चेक करना पड़ेगा। बाकी ये कि महंगाई को जहां तक कंट्रोल करने की चीजें, आपको पता है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, हर मुमकिन कोशिश कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है। अब जिस तरह आज हमारे वजीर खजाना ने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चाह रहे हैं कि गरीब लोगों को कैश की मद में सब्सिडी दी जाए, ताकि उनके हाथ में हो कि वो कितना खर्च करना चाहते हैं, खर्च नहीं करना चाहते। उसके लिए मेरे ख्याल में काफी अच्छी कैलकुलेशन मिल जाएगी उनको एहसास प्रोग्राम के थ्रू। मैडम, ये बताइएगा कि ये जो मिडल मैन है इसको कौन कंट्रोल करेगा और महंगाई को कंट्रोल करने वाले आपके जो इदारे हैं वो कहाँ हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको कंट्रोल करना देखें कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं है। वो एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे होते हैं, उनके नीचे जो स्टाफ है उसको, इन लोगों को उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे बचपन के उसमें हर दुकान में लिस्ट लगी होती थी चीजों की कि ये इतने की, ये इतने की। अब क्यों नहीं ये सब कुछ हो सकता? अब जिसका जो दिल करता है वो उस हिसाब से बेच रहा होता है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फूड इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको एक्टिवेट किया जाए। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का काम है कि ये इनको एक्टिवेट करें, क्योंकि अभी तक एक गिला ये भी रहा है ब्यूरोक्रेट से कि वो हमारे साथ तामुल नहीं करते रहे। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब उन लोगों को भी समझ आ गई है कि उनका प्राइम मिनिस्टर न बेईमान है न चोर है। वो इंतहाई ईमानदारी से काम करना चाह रहा है। लेकिन बहरहाल लोग तो हम वही है ना, हमको चेंज होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म तो चेंज नहीं होंगे, जाहिर है। मैडम, ना वज़ीर आज़म चोर हैं ना करप्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉलर जो है वो 174 से ऊपर जा रहा है। पेट्रोल की देखें कितना महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। इसकी फिर क्या वजह है? देखिए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का बेईमान होना जरूरी नहीं है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि डॉलर को जब बंद करके रखा गया, उसको 100 रुपए पे डॉलर को जब रखा गया और जब उसको छोड़ा गया, यानी आर्टिफिशियल नोट छापने बंद किए गए, डॉलर को आजाद किया गया, तो डॉलर ने डेफिनेटली ऊपर की चढ़ान चढ़नी थी, ऊपर गया वो। लेकिन अब आप देखें 2 दिन से जैसे ही सऊदी अरब से वापस आए हैं प्राइम मिनिस्टर, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। आज 3 रुपए कुछ पैसे वो कम हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, सोने की कीमत कम हो रही है। जब इन दोनों चीज ये नीचे आएंगी तो आप देखिएगा कि बाकी चीजें भी आस्ता आस्ता नीचे आती जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में चीजें बहुत हद तक नीचे आ चुकी होंगी। वैसे भी सब्जी वगैरह तो काफी हद तक नीचे हो चुकी है। आटे की मुश्किल है। आटे का आपको पता है कि सिंध की हुकूमत ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, अब कहीं जाके रिलीज किया है। और वैसे भी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा महंगा आटा हम कराची में खरीद रहे हैं। तो इसका भी बहुत ज्यादा हिस्सा है कि सिंध हुकूमत को कॉपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का ही हिस्सा है, अलग इलाका तो नहीं है कि उसको आप जो मर्जी जिस तरह मर्जी चला लें। आपको फेडरेशन के साथ मिल के काम करना पड़ेगा और जाहिर है कि जैसा वो चाह रहे हैं उस तरह आप करें। ये और बात है कि 18 अमेंडमेंट के बाद आप बिल्कुल आज़ाद हो गए, आपके पास ऑलमोस्ट फुल अथॉरिटी है अपने सूबे को चलाने के लिए। लेकिन आपको अपने अवाम का भी तो ख्याल रखना है।
मैडम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था खुदकशी कर लूँगा, आईएमएफ के पास नहीं जाऊँगा। अब तो आईएमएफ के पास बार बार जा रहे हैं और उनकी शराइत जो हैं वो मानते जा रहे हैं, फिर भी पता नहीं चल रहा कि वो पैसे कब देंगी और क्या शराइत पे देंगे। देखें, ये जो बातें हैं हुकूमत में आने से पहले, स्पेशली पहली दफ़ा हुकूमत में आने से पहले जो बातें की गई हैं, उसको मेरे ख़्याल में ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि आपको रियल सिचुएशन का नहीं पता था और रियल सिचुएशन का पता हो भी नहीं सकता जब तक आप हुकूमत में ना आएँ। और बिल्कुल वो चाहते थे कि हम ना जाएँ और उसका आपको पता है कि 1.5 साल हम लोगों ने सब्र किया, सारे इस्लामी ममालिक के पास गए, चाइना से ली मदद, लेकिन कोशिश ये की कि आईएमएफ के पास ना जाएँ। लेकिन आखिरकार जब हालात बहुत ख़राब हुए तो जाना पड़ा। खुदकशी का मतलब ये नहीं कि फिजिकल खुदकशी करके अपने आप को टांग दें रस्सी के साथ। खुदकशी ये होती है कि जब आप ना चाहते हुए आपकी अना, आपकी ईगो इतनी ज़्यादा हो और उसके बावजूद आप किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। दिस इज़ हाथ फैलाना ना, अपने लिए तो नहीं कर रहे, वो मुल्क के लिए कर रहे हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ। तो मेरे ख्याल में तो वो कई दफ़ा खुदकशी कर चुके होंगे अपने अंदर। ये बात मैडम ये समझनी चाहिए कि वो कितने मैडम सिंसियर हैं पाकिस्तान के साथ। मैडम अपोजिशन वाले जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यतीम खाने चला सकते हैं, उनको यतीम खाने चलाने का तो जो है वो और पनाहगाहें चलाने का तो तजर्बा हो सकता है, मुल्क चलाने का उनको तजर्बा नहीं है। देखिए, ये एक बहुत ही मेरे ख़्याल में चीप सी बात है जो अपोज़िशन कर रही है। क्योंकि ये एक इस्लामी मुल्क, क्या आप देखें, इस्लामी मुल्क की तमाम अच्छी चीज़ें यूरोप ने और अमेरिका ने और दूसरे ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने अपना ली हैं। क्योंकि ये तमाम चीज़ें इस्लामी ममालिक में होती थीं और अब होनी चाहिए कि गरीब जो बाहर बर्फ़ में सो रहा है, जिसके बच्चे बाहर बर्फ़ में ठिठुर रहे हैं सर्दियों में, उसको कम से कम एक शेल्टर मिल जाए, उसको खाना मिल जाए, वो आराम से रात गुज़ार ले, दिन को फिर जहाँ उसने जाना है वो आगे चला जाए। ये एक बहुत बड़ी नेकी है, सिर्फ़ वही लोग रियलाइज़ कर सकते हैं जो इससे गुज़र रहे हों। इसके लिए ताना देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत बहुत कम इस तरह के शेल्टर्स हैं जो खुद चला रही है। आपको पता है, इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन जो हमारे यहाँ अच्छे जिसे कहना चाहिए मुतवल किस्म के लोग होते हैं, जो जिनको क्या कहा जाता है, अमीर लोग, वो खुद इसको चला रहे हैं और ज़्यादातर लोग खुद चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बता रही हूँ, कराची में जिस तरह है, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं जो हॉस्टल्स के बाहर उन्होंने लगा लिए हैं, ताकि जो हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं उनके साथ इंटीरियर से बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, तो वो कहाँ जाएँ रात को? तो वो उनको एक शेल्टर मिल जाता है कि चलो रात को वहाँ पे सो जाएँ, अपने मरीज़ के साथ भी हैं, उसके पास भी हैं, खाने-पीने को भी मिल रहा है। तो ये बहुत नेक जज़्बा है, बहुत नेक चीज़ है। इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि जी वज़ीर-ए-आज़म, पता नहीं क्या इस तरह की बातें मेरे तो मुँह से भी नहीं निकलती कि आप कैसे एक आदमी की नेक नियति के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुल्क चला रहा है वो। ऐसी बात तो नहीं कि मुल्क नहीं चल रहा। आप ये देखें, इकॉनमी हमारी पहले से बेहतर हुई है। इन हालात में जबकि अमेरिका जैसी मुल्क जो है -13 पे चला जाता है, इंडिया -6 पे चला जाता है, हम लोग फिर भी 3.4 पे हैं, अभी भी। और हमारे यहाँ डेथ्स देखें, टोटल मिला के अभी तक शायद 28,000 हुई हैं, जब से कोरोना शुरू हुआ। तो ये क्या है? क्यों हम इस पे कहते हैं कि जी वो नाकाम है? अगर ये नाकामी है तो फिर मेरे ख्याल में तो प्राइम इससे मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि 22 साल मैंने जद्दोजहद की है, 22 साल के बाद इक़्तिदार में आया हूँ। जब एक वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बना सके, पहले हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के लोग थे, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना थे। ये तो अपना एक वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बना सके, तो फिर मुल्क कैसे चलाएंगे? देखिए, बात ये है कि उन्होंने पाकिस्तान से ही लोग लेने हैं ना। हम लोग जिस तरह मैं अपनी ज़ात की बात करती हूँ। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है हुकूमत चलाने का, कोई कुछ नहीं है। मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आई हूँ। उसको समझते-समझते मुझे कम से कम 6 महीने लगे कि क्या करना है, किस तरह आइन पढ़ा गया, फिर क्वेश्चन बनाने, फिर जो भी अमेंडमेंट करने, फिर बिल्स लेके आने, ये सब कुछ समझते-समझते समझ आया। लेकिन एक पूरी हुकूमत पहली दफ़ा एक आदमी चला रहा है, तो वो उन्हीं लोगों को लेके आएगा ना जो एक्सपीरियंस्ड हों, जिनको पता है कि हुकूमत कैसे चलानी है। देखिए, नाकामी, कामयाबी ये अल्लाह के हाथ में है। कोशिश तो कर रहे हैं ना वो। अब पीपल्स पार्टी से लें या नून लीग से लें या कहीं बाहर से लेके आएँ, लेकिन लेके तो पाकिस्तानी आ रहे हैं ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से ही काम करवाना है ना। कोई यूरोप का, अमेरिका का तो शहरी नहीं आके यहाँ कोई मिनिस्टर बन गया या प्राइम कुछ और बन गया। तो उस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए कि हम उन जिन लोगों को लोगों लेके आ पर रहे हैं जो जिन लोगों एक्चुअली पर जिन लोगों पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चोर और डाकू होने के इल्ज़ामात लगाते हैं, ये तो उन लोगों के साथ वज़ीर ख़ज़ाना रहे थे। बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं डिनाई करती आपकी, लेकिन मसला सिर्फ़ इतना सा है कि अगर उस ज़माने में इन लोगों ने कोई गलत काम किया था, तो क्या अब
वो प्राइम मिनिस्टर के सर्वेलेंस में या सुपरविजन में कर पाएंगे? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे और वो करेंगे भी नहीं। अब मेरे ख्याल में उन लोगों ने इतना अपने ज़माने में कमा कूम लिया होगा कि अब उनको ज़रूरत नहीं है इस किस्म की। अब मुल्क को सँभालने का वक़्त है, इस वक़्त मुल्क को फ्लरिश करने का वक़्त है। मेरे ख्याल में सब लोग ये बात समझ रहे हैं और इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ही वक्त में इतने मास्क खोले हुए हैं, अपोजिशन से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। देखिए, अपोज़िशन को अहमियत नहीं देने की बात जहाँ तक है ना, तो मैं इसको गलत कहती हूँ। क्योंकि अपोज़िशन को प्रॉपर अहमियत दी जाती है, अपोज़िशन से प्रॉपर बात हो रही होती है। स्पीकर के कमरे में जाके ये लोग 8-8 घंटे मुलाकात करते हैं, रात के 2-2 बजे तक बैठ के इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है। लेकिन मसला सिर्फ़ इतना सा है कि जब ये बाहर आते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट ज़बान बोल रहे होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे होते हैं कि हम लोग खुद हैरान परेशान हो जाते हैं कि या वो लोग जो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, वो खुद कहते हैं कि ये क्या हो रहा है अभी? कि ये अंदर कुछ और किसी बात पे राज़ी होते हैं, बाहर आके कोई और बात करनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अपोज़िशन के साथ नहीं लेके चल रहे हैं या नहीं चलना चाहते, ऐसी बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं बातचीत सारी। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहबा। नुसरत वाहिद साहबा, आपके ख्याल में इनके पीछे कौन है? कौन इनको जमा कर रहा है और कौन इनको कह रहा है कि धरना दो और सड़कें बंद करो और एहतजाज करो? पीछे कौन हो सकता है इनके? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन है। मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग और उसके बाद रॉ का फंड। तो ये इन बिल्कुल सीधी। क्या ये हमारे इदारों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग इनके पीछे हैं? बिल्कुल होगी, जब मुझ जैसे नाअक्ल को कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा है तो उनको क्यों नहीं पता होगा, उनको भी पता होगा। तो फिर लेकिन इन बात ये है ना कि जी कैसे उन तक कैसे पहुंचा जाए, सबूत तो कोई नहीं है ना। ये तो उस तरह की चीज है जिस तरह जरदारी को पकड़ लिया, नवाज शरीफ को पकड़ लिया, फलां हो गया, इतने पैसे इन्होंने लूटे, इतने पैसे। लेकिन पैसे वापस लाने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें पैसा, सबूत भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो चीज वापस लानी बहुत मुश्किल होती है। तो इसी तरह इनका भी होगा कि इनका अगर पता भी है हमारे इदारों को, तो वो उनके पास मोस्ट प्रॉब्ली अभी कोई सबूत नहीं होगा। अपोजिशन जो है वो 3 साल हुकूमती कारकर्दगी को इंतहाई मायूस कुन करार दे रही है। वो कह रही है कि कंटोनमेंट बोर्ड में जिस तरह इलेक्शन में पीटीआई हारी है, इस तरह आम इंतखाबात में भी वो हारेगी, क्योंकि कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। कारकर्दगी हमारी मेरे ख्याल में 90% है। जीरो इसलिए हो गए हम कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। वरना जिस तरह प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, 40 साल से कोई डैम नहीं बना था, इस वक्त माशाल्लाह पता नहीं कितने डैमों की बनना शुरू हो गए। फिर उसके अलावा आप देखें, आपके एक्सपोर्ट बढ़ी कोरोना के डेज में। आपकी मिलें जो हैं फैसलाबाद में, वो प्रॉपर काम करना शुरू हो गई थी उस वक्त, और इतनी मतलब अच्छे तरीके से काम हो रहा था कि हमें फैसलाबाद से बाहर मजदूर लेके जाने पड़े, लेके आने पड़े फैसलाबाद में, और दिन रात 24 घंटे काम हो रहा था उस वक्त। अब फिर दोबारा से पेट्रोल की कीमत वो हो गई है, और गैस के मसले हो गए हैं, इस वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी कंस्ट्रक्शन की कंपनी जहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होती, उसके साथ साथ 40 और कंपनीज होती हैं जो काम कर रही हैं। जाहिर है सिर्फ ईंटें और गारा तो नहीं लगाना, उसके साथ साथ तमाम चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ खामखा की बातें हैं कि यहाँ पे इनको नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर वो काम करके जा रहे हैं जो एक्चुअली उसका रिजल्ट 8 से 10 साल के बाद नजर आना शुरू होगा। जैसे एक जैसी एजुकेशन, जैसे दरख्त लगाना, जैसे और ये पानी का इंतजाम करना, ये डैम बनाना, ये सब चीजें आज नहीं नजर आ जाएंगी। आज नहीं कुछ होगा कि जो हो ये हो गया ये हो गया। वो आस्ता 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 उसकी चीजें नजर आनी शुरू होंगी, और जब नजर आनी शुरू होंगी तो शायद हम लोग ना हो हुकूमत में, तो वो फिर सारा क्रेडिट ले रहे हैं तो ले लें, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये जो इस वक्त करप्शन और महंगाई की सूरत हाल है, इसमें आपको लगता है कि पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आ जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि आ जाएगी, क्या क्योंकि लोग जो है ना, उनको इन 2 सालों में मजीद उसमें समझ आ जाएगी कि वो लोग जो पिछले 30 सालों से और 40 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनके लिए क्या किया। उनके पास बेसिक जिंदगी गुजारने की चीजें नहीं है, यानी वो उनके पास
कपड़े नहीं है पहनने को, उनके पास तालीम नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास खुराक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इतने-इतने सालों हुकूमत करने के बावजूद नहीं है। अगर नून लीग को देखा जाए तो फोकस लाहौर है। अगर इधर सिंध हुकूमत को देखा जाए तो इनका फोकस तो कुछ है ही नहीं। हर शहर को उन्होंने तबाह कर दिया, जितना पैसा आया वो अपनी जेब में लेके बाहर चले गए। तो इस किस्म के लोगों को कितनी देर तक आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? या तो आप धौंस से करें, जो आपने देखा था फरियाल तारपुर की वीडियो पहले चली थी इलेक्शन से पहले, कि वो धमका रही है हमें वोट नहीं दोगे तो हम देखेंगे तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस किस्म के लोग अगर उनको वोट मिल रहा है तो आप समझते हैं कि वो जेन्युइन वोट है? बिल्कुल नहीं है जेन्युइन वोट। तो मेरा ख्याल ये है, लोग रियलाइज करते हैं कि पीटीआई क्या कर रही है और पीटीआई क्या करना चाहती है, लेकिन मुश्किलात हैं जो एक के बाद एक के बाद एक, हमें मतलब सुख का सांस मिला ही नहीं है। जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर आए, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी टिड्डी दल आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, अब आजकल वो डेंगू आ गया है। तो करें क्या? हम लोगों को स्मूथ हालात नहीं मिल रहे हैं जिसमें मुल्क को सीधा-सीधा लेके चलें। नुसरत वाहिद अपोज़िशन का साहबा, काम ही यही है। नुसरत वाहिद साहबा, आपको सुख का सांस नहीं मिला, इस बेचारी अवाम को भी सुख का सांस नहीं मिला। इस पिछले 3 साल के दौरान जो खौफनाक महंगाई हो गई है, तो अवाम तो सुख का सांस ही नहीं ले पा रहे। बात यही है इतनी सी कि महंगाई पहले भी हुई है और शायद हमारे से ज़्यादा परसेंट महंगाई हुई होगी, लेकिन उस वक़्त ना किसी को ये फ़िक्र होती थी कि कौन-सा समझौता हो रहा है, किस मुल्क के साथ, कितने पैसे आ रहे हैं, कितनी दफ़ा क्या हो रहा है। आईएमएफ के पास सोचेंगे कितनी दफ़ा गए हैं, हम तो दूसरी दफ़ा जाने का सोच रहे हैं, तो उस पे ही हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। तो अवाम को बंद करके अंधेरे में रखा गया। अब पहली दफ़ा ऐसी जी हुकूमत आई है जो एक-एक चीज़ का अवाम को बता रही है। हर बंदा, या तो इनको बताने का बहुत शौक है, या इनको एक्सपोज़ अपने आप को करने का ज़्यादा शौक, कि कुछ चीज़ें आपको चाहिए कि आप ना बताएँ। आप करें काम और उसके बाद जो नज़र आए अवाम को, तो वो बेहतरीन होगा। लेकिन बहरहाल हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं रोज़ाना की डिटेल आके बताने में। तो ख़ैर उनकी ड्यूटी होगी शायद ये कि वो आके करें प्रेस कॉन्फ्रेंस और बता रहे हों। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो काम इस वक़्त इस हुकूमत के दौर में हो रहा है, वो सारा ओपन उसमें हो रहा है। हम लोग कोई चीज़ दबा के नहीं रख रहे, कोई चीज़ छुपा के नहीं रख रहे। कोई मुआहदे ऐसे नहीं हैं जिनको छुपा के रखा जा रहा हो। हर चीज़ एक्सपोज़ है, हर चीज़ अवाम को पता है, अपोज़िशन को पता है। यहाँ तो मतलब साँस भी ली जाती है तो लोगों को पता होता है कि हाँ, इसने इतनी सांसें ली हैं। तो इस तरह की साफ शफ़ाफ हुकूमत और लीडर ख़ास तौर पे हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, वो नहीं मिल सकता किसी को भी। अपोजिशन वाले तो ये कहते हैं कि ये पिछले 3 साल से जो एक एक पेज का सुनाई जा रही थी स्टोरी, कि सब एक पेज पर हैं, सब एक पेज पे हैं, वो उस पेज में दरार आ गई है। क्या ये दुरुस्त है बात? ये तो इनकी दिली ख्वाहिश आप कह सकते हैं, एक तमन्ना कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं खुद ज़ाती तौर पे उन क्या नाम है इनका, कंवर बाजवा साहब से मिली भी हूँ और बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ इंसान है वो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे वो। तो अगर उनके कोई ऐसी चीज़ होगी ना कि वो इस हुकूमत के खिलाफ होंगे, तो वो पता चल जाएगा फ़ौरन, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर इमरान खान नहीं है तो कौन है? क्योंकि ये तो पता है ना, क्या वो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को दोबारा लेके आएँगे? इम्पॉसिबल। मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की कोई चीज़ होगी, क्योंकि इस तरह का लीडर दोबारा नहीं मिलेगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली नुसरत वाहिद साहबा। अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि बलूचिस्तान से जो तब्दीली शुरू हुई है वो अब पंजाब में भी आएगी और मरकज़ में भी आएगी। ये इनके ख्वाब हैं पहले दिन से ही, आपको पता ही है। असेंबली में जो स्पीचेज़ हुई हैं पहले दिन वो, और उसके बाद भी हमेशा यही होता रहा है कि जी नाअहल हुकूमत है, इतने 6 महीने चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल, बस इसी तरह करते रहेंगे लोग मुसलसल। लेकिन बलूचिस्तान से जो तब्दीली शुरू हुई है वो यहाँ पे भी आएगी, इस्लामाबाद में भी पहुँचेगी। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, और अगर होगी तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कई दफ़ा की है कि मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है, मैं वज़ीर-ए-आज़म रहना पसंद नहीं करूँगा कि अगर खुदा न ख़ास्ता इस किस्म के हालात होंगे। अगर इस तरह फ़ील हुआ
कि अब लोग नहीं चाह रहे हैं मुझे, तो मैं बहुत आराम से उतर जाऊँगा, इलेक्शन करवाऊँगा और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो हम में से तो कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि जी हम हुकूमत ही करते रहें। हम इनकी तरह के नहीं हैं, 3-3 4-4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन गए, सदर बन गए, वज़ीर-ए-आला बन गए, पता नहीं क्या-क्या बन गए, लेकिन फिर भी दिल है कि भरते ही नहीं है। वो उनको हुकूमत ही चाहिए, तो हम लोगों को इस तरह की नहीं है। ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक रहे बस। नुसरत वाइस साहब, ये DGISI का नोटिफिकेशन करने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्या वजूहत थी? देखें आर्मी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि जी इस ये लोग जो सीनियरिटी पे आ रहे होते हैं उनको लेके आए। नाम आया उनका, जो लेकिन जो पिछले साहब थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की अच्छी रेपो हो चुकी होगी, ज़ाहिर है मैं नहीं जानती उस रिलेशनशिप को। तो एक्चुअली होता ही है कि जब कोई नया बंदा आता है या किसी नई जगह पे आप जाते हैं, किसी नई पोस्ट पे आप होते हैं, तो आपको वो चीज़ समझने में एटलीस्ट 2, 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। अब चूँकि हालात मुल्क के इसके सब के हैं, अफ़गानिस्तान आपको पता है कि अभी-अभी वहाँ से अमेरिकन गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने सारा ब्लेम हमारे ऊपर लगा दिया कि उनकी शिकस्त के ज़िम्मेदार हम लोग हैं। इंडिया वैसे ही हर वक़्त इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह काबू करो, बदनाम करो बाकी ममालिक के बीच में। तो उस उसमें मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर ये समझ रहे होंगे कि ये चूँकि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, पिछले साहब जो थे और वो अब सिचुएशन को जानते हैं। नया जो आदमी आएगा उसको समझने में शायद थोड़ा टाइम लगे, इसलिए वो थोड़ा-सा उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये 6 महीने मज़ीद काम करे। लेकिन जब ये नज़र आया कि आर्मी चीफ चाह रहे हैं और बाकी लोग चाह रहे हैं कि नहीं नदीम साहब को आना चाहिए, तो उन्होंने साइन कर दिया। इसमें तो कोई ऐसी वो नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी वाली कोई थी नहीं। नुसरत वाइस साहब, अफगानिस्तान को तो हम 40 साल से हैंडल कर रहे हैं और हमारे फौजी जो हैं वो जब भर्ती होते हैं उस वक्त से लेके और जनरल बनने तक वो अफगानिस्तान को ही देख रहे होते हैं। तो क्या मतलब ये नहीं है कि मतलब वो जो बैठे हुए हैं वो अफगानिस्तान को ज़्यादा जानते हैं, जो आने वाले हैं वो कम जानते हैं? ये कैसे फ़र्क निकाल लिया आपने? नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं कि वो कम जानते हैं और वो ज़्यादा जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो पिछले 3 साल या 4 साल से हैं इस पोस्ट पे, तो वो ज़्यादा उस सिचुएशन को समझ रहे होंगे। अमेरिका का जाना, अफ़गानिस्तान में तालिबान का आना, फिर इंडिया के शिकस्त, उसके 13 कॉन्सुलेट जो 2008 में थे, उन सारे लोगों को वापस बुलाना। अरबों रुपया उसने खर्च किया हुआ था सिर्फ़ पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए। तो वो सारा नुकसान जो कुछ भी हुआ है, उसका ब्लेम तो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है ना। अल्लाह जानता है कि पाकिस्तान में इसने कोई नेगेटिव रोल अदा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। हमने अफ़गान भाइयों को उस वक़्त भी अपने आँखों पे और सर पे बिठाया जब वो महाजिर बन के आए और दुनिया की शायद सबसे बड़ी महाजिर कौम को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। तो हम आज भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान के हालात सुकून में होंगे। तो ये बात नहीं है कि वो ज़्यादा जानते हैं या पिछले आने वाले साहब ज़्यादा जानते हैं, जानते सभी होंगे, लेकिन वो उससे डायरेक्ट डीलिंग कर रहे थे और आने वाले अब शुरू करेंगे। बस इतनी सी बात है। नुसरत वाइस साहब, दुनिया भर में कौम अपने हीरोज़ की बहुत इज्जत करती है। हमारे यहाँ तो सरकारी टीवी पर जो है एक सरकारी एंकर ने क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ जो कुछ किया है वो बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल, बिल्कुल डेफ़िनेटली। तो अब उसका नतीजा भुगत रहे हैं ना, उनको अभी तो उससे ख़त्म कर दिया उनका प्रोग्राम और अब जो भी कमेटी बनी है उसमें फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाएगा। क्योंकि आप देखिए एक लिविंग लेजेंड है, उसके साथ आप कर क्या रहे हैं कि वो ऐन प्रोग्राम से उठ के जा रहा है, रिज़ाइन कर रहा है। वो कह रहा है मैं इस प्रोग्राम में नहीं अब शामिल हो सकता। तो ये किसकी इंसल्ट है? पाकिस्तान इस कदर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है कि दुनिया हैरान परेशान है कि हो क्या गया पाकिस्तान को। और आपके अपने लोग पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं और वो भी नेशनल टीवी पे जिस जो पूरी दुनिया देख रही है। सारे टीवी उसी का प्रोग्राम लेके आपको आगे दिखा रहे होते हैं। तो ये किस किस्म के लोग हैं भई? इनको फ़ौरन फ़ौरन गायब करना चाहिए। नहीं, ये वाले लोग तो आपने लगाए हैं, हुकूमत आपकी है और आप पूछ रही हैं किस किस्म के लोग हैं। देखें, बात सुनें, अगर मैं किसी को लगाती हूँ, तो मुझे उसके दिल का हाल तो नहीं पता ना, कि वो अंदर से क्या है, कितना ग्रज है उसका, क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये दोनों दोस्त भी थे। तो अब लगाने वाले को क्या पता कि उसके अंदर क्या ग्रज है जो वो एनटीवी पे बैठ के निकालेगा। लेकिन भुगतेगा तो फिर वो खुद ही ना, और कौन करेगा? आपका ताल्लुक कराची से है। सिंध हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी आप कैसे देख रही हैं? जी, मैं कराची से हूँ और मैं सिंध वुमेन विंग पीटीआई की प्रेज़िडेंट भी रह चुकी हूँ। जी। तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ सिंध के हालात, क्योंकि 2012 से मैं हर शहर में जा रही हूँ। यानी मैं कश्मीर गई, मैं
इवन बलूचिस्तान का ढेर राजमाली ढाडर तक गई, शिकारपुर, शहदाद कोट, मतलब इतनी दूर दराज के शहर जो अदरवाइज अब मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँ तो मुझे 100 दफा सोचना पड़ता है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इतनी दूर है वो। पूरी पूरी रात सफर करते थे, रात के 2-2 बजे हम गुजर रहे होते थे सड़कों पे से, और लगता था कि वो आ जाएंगे डाकू वहां से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा कोई मिसहैप नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मैंने ऑनेस्ट टू गॉड इवन लाड़काना तक के हालात ऐसे देखे हैं कि मैं हैरान हूँ कि आप उस शहर के नाम पे आप वोट ले रहे हैं, आप कमा रहे हैं, सारा पैसा आपका लाड़काना के नाम पे, सारी कब्रें आपकी लाड़काना में हैं। किस कदर दुख की बात है कि उस शहर में भी उसी तरह टूटी-फूटी सड़कें हैं, उसी तरह पानी की कमी है, उसी तरह मतलब तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं है पूरे सिंध में। यकीन कीजिए, मैं जब ये मोटरवे बन रही थी और हम लोग जब जा रहे होते थे, हर 15 मिनट के फासले पे एक खातून अपने 2-3 बच्चे लेके खड़ी हुई होती थी, और सोचें उस मिट्टी में, उस धूल में वो औरत अपने बच्चों को लेके खड़ी हुई है, कितना उस बच्चों के अंदर वो गंज जा रहा है। उनके पास पैसा नहीं है, वो सब भीख मांग रहे हैं, भीख मांग के कोई शायद गाड़ी से निकाल के पैसा दे दे थोड़ा। तो इन लोगों ने, सिंध हुकूमत ने एक्चुअली कोई काम नहीं किया। आप दिन को भी सड़क पे चलेंगे ना तो आपको गढ़ों से बच बच के चलना है। इस किस्म के हालात हैं। ये लोग सिर्फ वो पैसा जितने अरब मर्जी इनको दे दें, वो पैसा इनकी जेब में चला जाके गायब हो जाता है। कोरोना के दिनों में आप देखें कि जो पैसा फेडरल हुकूमत ने इनको दिया, उसके कहाँ फूड पैकेजेस बने, किसको दिए, क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। क्योंकि अगर उससे वो खरीदते तो कम से कम 2.5 लाख पैकेट होते उस पैसे के, और वो किस दुकान से खरीदे गए, किन लोगों को दिए गए। शैला रज़ा से पूछा तो कहती है हमने अंधेरे में किया है। भैया अपनी जेब से दे रही हैं जो अंधेरे में किया, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैसे दिए हैं, आप लोगों को दें और बताएं कि सिंध हुकूमत ये कर रही है, लेकिन वो सारा पैसा गायब हो जाता है। नुसरत वाहिद साहबा, क्या आपकी हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल करेगी। अपोजिशन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वक्त से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। अपोजिशन तो पहले दिन से ही कह रही है कि 1 साल 6 महीने, 2 साल, 2.5 साल, तो इंशाल्लाह 5 साल पूरे होंगे। पिछले 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए कोई एक लाइन में आप मुझे बता सकती हैं कि ये कामयाबी है पीटीआई की हुकूमत की? पीटीआई की हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो पिछले 22 साल से कह रहे थे कि मैं करप्ट लोगों को पे हाथ डालूंगा, मैं ऊपर से हाथ डालूंगा, जो इससे पहले कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, वो काम पूरा हुआ। ना सिर्फ ये कि ये सारे के सारे जो अपने वक्त के फिरौन थे वो सब के सब अदालतों की उसमें नरगे में आए। ये और बात है कि बाद में बेल हो गई या कुछ और हो गया और कुछ और हो गया और चले गए जेल से बाहर किसी न किसी तरह, लेकिन उनको पकड़ा जरूर गया। उन पे सब पे मुकदमे भी चल रहे हैं और चले भी हैं, और कोई भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये और बात है कि पैसा निकलवाना उनसे मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, आपने नुसरत वाहिद साहबा की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।